हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा आईडी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब से है। उसका भी सेकंड यूनिट में आता है ये चैप्टर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम सबसे पहले तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब समझेंगे कि क्या उसका मतलब होता है, उसमें कुछ चैलेंजेस हमारे पास आते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कैसे एक फार्मर या फिर एक रूरल में रहने वाला इंसान अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरी कर सकता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रूरल डेवलपमेंट के मतलब से। देखो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा एक्शन प्लान होता है। क्या होता है? एक्शन प्लान, जिसमें दो चीजों की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी हम रूरल एरियाज की सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, उसके लिए जो भी हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। और ये जो एक्शन प्लान होता है, ये एक्शन प्लान हमारे पास दो चीजों पे फोकस करता है। सबसे पहले होता है लिंगरिंग चैलेंजेस, कुछ हमारे पास होते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस। दो तरीके के हमारे पास चैलेंजेस हम फेस करते हैं जब भी हम रूरल डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस में क्या आ जाता है? लिंगरिंग चैलेंजेस में हमारे पास आ जाता है एक तो रूरल क्रेडिट, ठीक है जी, कि कैसे हम अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरी कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास रूरल मार्केटिंग, जिसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी बोलते हैं। एमर्जिंग चैलेंजेस में क्या आ जाता है? एमर्जिंग चैलेंजेस में हमारे पास दो तरीके की चीजें आती हैं। सबसे पहली है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से अपनी जो है फार्मिंग करना, जिसमें कि हम फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सब चीजें यूज नहीं करते। इसके बाद सस्टेनेबल लिवलीहुड आ जाता है। इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब होता है कि फार्मिंग के लिए क्रेडिट देना, उधार देना खेती करने के लिए, ठीक है। और ये लाइफलाइन होती है हमारे पास, जितने भी हमारे पास फार्मिंग सेक्टर में लोग बाग काम करते हैं, यानी कि फार्मर्स के लिए लाइफलाइन होती है रूरल एरियाज में। बेसिकली क्या? ये एग्रीकल्चर क्रेडिट या फिर रूरल क्रेडिट, ठीक है। अब किसी भी इंसान की तीन क्रेडिट नीड्स होती हैं रूरल एरियाज में। सबसे पहली हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिट, फिर आ जाता है हमारे पास मिडिल टर्म क्रेडिट, फिर आ जाता है हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तीन तरीके के क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। देखो, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? ये होता है 6 महीने से लेके 1 साल, यानी कि 6 महीने से 12 महीने के बीच में होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म। जो मीडियम टर्म होगा वो कब होगा? 1 साल, यानी कि 12 महीने से लेकर के 5 साल। यहां पर आता है हमारे पास 6 महीने से हमारे पास 1 साल, 1 साल से 5 साल, और यहां पर आ जाता है अगर आपको 5 से हमारे पास कोई भी लोन की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। ये तो सबसे पहले हमने समझा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना है? 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 5 साल हमारे पास मीडियम टर्म में, और 5 साल से 20 साल हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट में। इसके बाद समझते हैं कि किन चीजों के लिए उसको लोन की जरूरत होती है। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म में आ जाता है अगर कोई भी इनपुट्स आपको खरीदने हैं, जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, या फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है। किन किन चीजों के लिए आ जाता है शॉर्ट टर्म? अगर आपके पास फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, या फिर अपनी बिजली का बिल जो है आपको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या क्या आ जाता है? मिडिल टर्म में आ जाता है अगर आपको कोई भी मशीनरी खरीदनी है, अगर आपको कोई फेंसेस या फिर जैसे बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री बनवा दी, या फिर डिगिंग द वेल, कुएं खुदवाने के लिए चाहिए हो, ये सब चीजें हमारे पास मिडिल टर्म क्रेडिट में आ जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या आ जाता है? अगर आपको कोई एडिशनल लैंड लेना है, क्योंकि देखो, अगर आपको लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो आपको ज्यादा लोन चाहिए, ज्यादा क्रेडिट चाहिए, तो ज्यादा के लिए हम क्या लेंगे? या तो एडिशनल लैंड लेंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे हम? इंप्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट करना है अभी अपने एग्जिस्टिंग लैंड पे, तो ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, तो हमारे पास कहां पर चल जाता है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट में चला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। देखो, उसको बड़े ध्यान से समझना है हमें। देखो, हम अपनी क्रेडिट नीड्स को दो तरीके से पूरी कर सकते हैं। कैसे पूरी कर सकते हैं? या तो हम कहां से लेंगे उसको, या तो हम लेंगे किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से, या फिर लेंगे किसी इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। नॉन इंस्टीट्यूशनल में बेसिकली वो लोग आ जाते हैं जैसे हमारे पास जमींदार हो गए, या फिर हमारे पास मनी लेंडर्स हो गए, जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये तो हमने आईडी के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि किस तरीके से जमींदार जो है हमारे छोटे मोटे किसान को एक्सप्लॉइट करते रहते थे, उनको परेशान करते थे इस तरीके का लोन दे करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता था हमारे पास इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जैसे कि हमारे पास बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, या फिर हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ गई। इस तरह की सोसाइटीज जो कि लोन देती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले तो हम समझते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन लोग होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल में होते हैं लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स। 3 लोग हैं जो हमारे पास, और इनमें एक कंडीशन ये भी है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे और काफी ज्यादा लोग इन्हीं लोगों से लोन लेते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, है ना। फिर आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल
सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है? देखो, एक ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो सबसे पहले तो क्या करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, ठीक है, एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि किसान जो है वो बेचारे काफी ज्यादा परेशान थे अपने मनी लेंडर से, विलेज ट्रेडर से, जो कि उनसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अदर कॉमर्शियल बैंक्स। कुछ हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो भी लोन देते थे, है ना, वो भी क्रेडिट देते थे। उसके बाद आ जाता है आरआरबीज। आरआरबीज स्पेसिफिकली वो बैंक होते हैं हमारे पास, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव के लोगों को ही बेसिकली लोन देते हैं। और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं, दो बैंक्स होते हैं, आरआरबी और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। देखो, ये बैंक सेटअप होते हैं टू प्रमोट क्रेडिट। किन लोगों को क्रेडिट देते हैं? लिखा हुआ है दीज बैंक्स वर सेटअप। ये सेटअप होते हैं किस चीज के लिए? एक तो क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। जितने भी हमारे पास पिछड़े हुए इलाके हैं, जितने भी हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके हैं, वहां पर ये आरआरबीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक बेसिकली क्या देते हैं? क्रेडिट देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नाबार्ड। नाबार्ड की सर फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म बड़ी सिंपल है, लिखा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज भी है। सबसे पहली है कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये क्या क्या काम करता है? एक तो पॉलिसी हैंडल करता है, उसके बाद प्लानिंग करता है, ऑपरेशंस में भी मदद करता है इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या फिर रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी सब चीजें हैं, उनमें क्या करता है? एक तो हैंडलिंग का काम करता है, किस चीज का? पॉलिसी का, और प्लानिंग करता है, और ऑपरेशंस में भी काम करता है। कौन? नाबार्ड। ठीक है जी, चलें आगे टॉपिक पे। आगे टॉपिक है हमारे पास रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। के रूरल बैंकिंग हमारे पास एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे है, देखो इसको भी समझो। देखो, बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको क्रेडिट की नीड होती है, मैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जब भी आपको क्रेडिट, कोई भी इंसान को हम क्रेडिट देंगे, एक बैंक जब क्रेडिट देगा, एक एसबीआई या फिर कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी, तो बदले में वो क्या रखता है? कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी जमा कर लेता है। ठीक है, सबसे पहली तो ये चीज समझ में आई। अब कोलेटरल सिक्योरिटी हर कोई तो किसान नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स थे वो क्या थे? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, तो उनको तो लोन यहाँ पर नहीं मिल सकता। दूसरी चीज एक इसमें क्या जाती है कि जिन लोगों को भी हमने लोन दिया है, बदले में वो लोन अगर नहीं चुका पा रहे, तो जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको किसानों का जो लोन होता है वो माफ करना पड़ जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रचार करती है, तो सबसे पहला मुद्दा क्या रखती है कि किसानों का जितना लोन है वो हम माफ कर देंगे, है ना। यही होता है ना, यही होता है। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है, सबसे पहले पॉइंट में तो लिखा है, जब भी आप क्रेडिट दोगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, तो कोलेटरल सिक्योरिटी आपको कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, और वो कोलेटरल सिक्योरिटी जितने भी स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, वो उससे बाहर हो जाते हैं, उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है, हर कोई किसान नहीं रख पाता। उसके बाद लिखा है ओइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस शो कर दिया है रिकवरी ऑफ लोन्स में, है ना, बहुत बड़ा ड्रॉबैक खिला सकता है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक के अलावा जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब फेल हो गए। किस चीज में फेल हो गए? एक कल्चर बनाने में फेल हो गए, कि सेविंग नहीं करा पाए वो फार्मिंग और फार्मिंग फैमिलीज के लिए या उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये सब इसके बेसिकली ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद कुछ इसके बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स इसके दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट लिखा हुआ है, बेसिकली आ जाता है कि जब भी रूरल क्रेडिट की बात होगी तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। देखो, सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारे पास नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट से दो चीज हुई, एक तो हमारे पास जितने भी छोटे मोटे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज चल रही थी या फिर आरआरबीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये भी सब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में और सही तरीके से काम करते हैं, अगर इनके ऊपर एक कोई ऐसी सुप्रीम बॉडी हो जो इनको कॉन्टिन्यूसली हमारे पास कंट्रोल करे या फिर पॉलिसी मेकिंग का काम करे। ठीक है, दूसरी चीज ये आ जाती है हमारे पास कि जितने भी सब किसान थे वो सबसे पहले तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट थे, अब वो कहां से शिफ्ट हो गए? वो हमारे पास शिफ्ट हो गए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे। नेक्स्ट इसमें एक चीज ये आ जाती है कि इससे हमारे पास कॉमर्शियलाइजेशन प्रमोट हुआ। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप फूड क्रॉप्स के अलावा कैश क्रॉप्स को भी उगाना शुरू कर दो। अगर वो कैसे उगा पाओगे? जब आपके पास क्रेडिट होगा, क्रेडिट हमारे पास जब अवेलेबल हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? कॉमर्शियलाइजेशन भी प्रमोट हो जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट में नाबार्ड की बात लिखी हुई है कि नाबार्ड ने क्या बनाया था? एक सब्सटेंशियल डिफरेंस लेकर के आया था इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट में। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होता क्या है? बेसिकली जो हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हमारे पास माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं, ये क्या प्रमोट करते हैं? ये प्रमोट करते हैं हमारे पास थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है सर? थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग हैबिट। ये जो हमारे पास किस चीज को प्रमोट करते हैं? सेविंग हैबिट को प्रमोट करते हैं ना।
किन लोगों में? अमंग रूरल हाउसहोल्ड्स में। रूरल हाउसहोल्ड्स में सेविंग हैबिट को कौन प्रमोट करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। इनका मेनली जो मकसद होता है वो क्या होता है? स्मॉल सेविंग्स कराना, लोगों से स्मॉल सेविंग्स कराना। ये आपस में एक कमेटी बना लेते हैं। कमेटी का मतलब क्या हो गया कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सी अपनी सेविंग करेंगे और जिस भी इंसान को जरूरत होगी सबसे पहले हम उसको दे देंगे, है ना। बारी बारी से सबका नंबर आ जाता था। तो ये इसके अंदर हो जाता था कि क्रेडिट ऑफर करते हैं अपने डिफरेंट मेंबर्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी। बिना किसी सिक्योरिटी के हमारे पास क्या मिल जाता था? क्रेडिट मिल जाता था, क्योंकि ये हमारी सेविंग्स का ही पार्ट है ना। एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा मॉडरेट यहां पर रहता था। और इसमें एक चीज ये है कि मोर देन 7 लाख SHGs, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 7 लाख से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं आज की डेट में, जो कि हमारे पास डिफरेंट रूरल एरियाज में चल रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिट प्रोविजंस आर आल्सो नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। और इन्हीं क्रेडिट प्रोविजंस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रोग्राम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। किन लोगों में? स्मॉल बोरोअर्स में। ठीक है जी। क्यों हमारे पास जो है पॉपुलर है? क्योंकि इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। देखो, जो हमारे पास कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बचते हैं कि हमें लीगल फॉर्मेलिटी से में ज्यादा एंगेज ना रहे। ठीक है, तो वो इसी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। स्मॉल बोरोवर्स में क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर था? क्योंकि ये इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आया ये टॉपिक भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखो हमारे पास क्या होता है। देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है समझने की कोशिश करो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेसिकली 6 हमारे पास ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इन स्टेप्स की मदद से आप पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस समझ जाओगे। देखो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो आप गैदर करोगे अपना प्रोड्यूस को आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी फसल कट जाती है। फसल कटने के बाद हम पूरी फसल को क्या करेंगे? एक जगह गैदर कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। जितना भी हमारे पास प्रोड्यूस, हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन हमने करी है, जितना भी हमारे पास सामान आया है, जितना भी हमारा आउटपुट है खेती का, उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स। आपको पता होगा जैसे गेहूं होता है, गेहूं का जो भी दाना है, दाने के ऊपर भी एक कवर होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर हम ग्रेडिंग कर लेंगे। ग्रेडिंग हम कैसे करेंगे? क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे पास अच्छा बीज है, अच्छा जो हमारे पास आउटपुट है, उसको अलग रख लेंगे। जितना भी हमारे पास छोटे छोटे दाने हैं उनको अलग रख लेंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है पैकेजिंग द प्रोड्यूस। जितना भी हमारा आउटपुट है अब उसको हम क्या कर लेंगे? पैकेज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द बायर प्रेफरेंस। ठीक है जी, समझ में आया। उसके बाद लिखा हुआ है स्टोर करके रख लेंगे फ्यूचर सेल के लिए। उसके बाद हम उसको सेल करेंगे जैसे प्राइस जो है हमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपको गैदर करना है। गैदर करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्या करना है? ग्रेडिंग करना है। अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम उसको स्टोर करके रख लेंगे और बेचेंगे तब, सेल तब करेंगे जब हमें प्राइस अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये था पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रेस सेल आ जाता है। डिस्ट्रेस सेल क्या कहता है? डिस्ट्रेस सेल में देखो क्या है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब फार्मर को कहा जाए कि आपको अपना जो प्रोडक्शन है, जो भी आपने अपना प्रोड्यूस बनाया, उसको आप सेल कर दो मार्केट में हार्वेस्टिंग के बाद। नो मैटर, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि हार्वेस्टिंग के बाद वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं होता। जितना भी प्रोड्यूस होता है उसमें काफी सारे स्टेप्स आते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद उसमें प्रोसेसिंग आ जाता है, ग्रेडिंग आ जाता है, स्टोर आ जाता है, काफी सारे स्टेप से हमें होके गुजरना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन है डिस्ट्रेस सेल जिसमें बोल दिया जाता है कि आपको इमीडिएटली सेल करना है हार्वेस्टिंग के बाद, नो मैटर कि आपको क्या प्राइस मिले। लिखा हुआ है इसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन जब फार्मर्स को सेल करना होगा अपना प्रोड्यूस हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइस इज, के मार्केट प्राइस कितना भी हो, चाहे वो लो हो, कैसा भी हो, आपको बेचना होगा। ठीक है जी। किस सिचुएशन में किसान या फार्मर ऐसा करेगा? देखो, सबसे पहली सिचुएशन है जब उसे कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो। क्यों? क्योंकि उसे अपने हो सकता है उधार देना हो, उधार चुकाना हो, या फिर डेट्स देने हो। ठीक है, या फिर नेक्स्ट आ सकता है या तो हमारे पास शॉर्टेज की फैसिलिटीज हो, या कि मार्केट में काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही हो, या फिर जो है उसे हार्वेस्टिंग के बाद ही प्राइस अच्छा मिल रहा हो। ठीक है जी, ये पॉइंट बनते हैं डिस्ट्रेस सेल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। इसमें आ जाता है बेसिकली क्या हमारे पास मेजर्स चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है वो इंप्रूव हो सके। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो रेगुलेटेड मार्केट को स्टैब्लिश करा। रेगुलेटेड मार्केट को समझते हैं। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे सेल और परचेज चल रहा है। हमारे पास किस चीज का प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट के अंदर, दो ही चीज होती है, तो सेल और परचेज। लेकिन वो इसमें मेन चीज ये है कि वो मॉनिटर करी जाएगी किसके द्वारा? एक मार्केटिंग
कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा मॉनिटर करी जाएगी सेल और परचेज रेगुलेटेड मार्केट के अंदर? मार्केट कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है गवर्नमेंट का, एक फार्मर का और ट्रेडर का। 3 लोगों के हमारे पास उस कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नमेंट का, फार्मर का और ट्रेडर का। ये होता है हमारे पास रेगुलेटेड मार्केट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास फार्मर्स होते हैं एज अ मेंबर ऑफ दी सोसाइटीज, अगर वो इस सोसाइटी का मेंबर है तो खुद को क्या देखते हैं? फाइंड देमसेल्फ। किस तरीके से देखते हैं? बेटर बार्गेनर के फॉर्म में देखते हैं मार्केट के अंदर खुद। और क्या देखते हैं? वो देखते हैं बेटर प्राइस को देखते हैं। बेटर प्राइस को कैसे देखेंगे? किस चीज के लिए? अपने प्रोड्यूस के लिए। कैसे? कलेक्टिव सेल के अकॉर्डिंग, मिलजुल करके सेल करते हैं। ठीक है, ये आ जाता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कि हमारे पास अगर वो इस सोसाइटी के मेंबर हैं तो फार्मर्स खुद को क्या देखेंगे? एक बेटर बार्गेनर देखेंगे मार्केट के अंदर और बेटर प्राइस देखेंगे अपने प्रोड्यूस के लिए। कैसे? कलेक्टिव सेल की मदद से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी का मतलब क्या है कि सरकार ने प्रोविजन दिया किस चीज के लिए? वेयर हाउसिंग, यानी कि स्टोरेज की मदद भी करी वहां पर डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए। किस चीज को? डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो गवर्नमेंट क्या ऑफर करती थी? गवर्नमेंट ऑफर करती थी हमारे पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी फार्मर्स को। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। क्यों देगी? ताकि देखो जो उनका प्रोडक्शन होता है वो रूरल एरिया में है, लेकिन वो अपने प्रोड्यूस को अच्छे दाम पे बेचना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? अर्बन मार्केट में आना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कराया जाता था? रेलवे की मदद से, यानी कि सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। ये सबसे बेटर ट्रांसपोर्ट है रेलवे। आपने देखा होगा आज भी मालगाड़ी चलती है, तो उनमें क्या होता है? बेसिकली यही सब जो हमारे पास गेहूं के बोरे या फिर चावल आपने देखा होगा, ये सब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहता है ताकि वो अच्छे उनको प्राइस मिल सकता हो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट होता है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या आ जाता है कि जब तक फार्मर्स को पता ही नहीं होगा कि उनको हाउ मच टू सेल, कितना सेल करना है, कब सेल करना है, तो कैसे अच्छा उनको प्राइस मिल सकता है ना। डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मदद से आपको क्या करना है? मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को। जब भी हम फार्मर्स को मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की मदद से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हो, क्यों? ताकि वो अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोड्यूस को एक अच्छी कीमत पे सेल कर सकते हैं। कब सेल कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कितना सेल कर सकते हैं, ये सब उसमें उनको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या कहलाती है हमारे पास? बेसिकली एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी हमारे फार्मर्स होते हैं उनको क्या देती है? एक एश्योरेंस दे देती है। क्या दे देती है? एक एश्योरेंस दे देती है कि जितना भी उनका प्रोड्यूस है वो किस चीज पे परचेज करा जाएगा? एक स्पेसिफाइड प्राइस पे परचेज करा जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली किस में आ जाता है? एमएसपी पे। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एमएसपी यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे जितना भी प्रोड्यूस होता है फार्मर्स का वो परचेज कर लेती है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग। सर कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? देखो उसको भी समझते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग में बेसिकली हमारे पास होता क्या? कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली एक सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप होता है। सबसे पहली चीज क्या है याद रखनी है? प्रोग्रेसिव स्टेप होता है किस चीज के लिए? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में जो भी हम प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास मिल्क कोऑपरेटिव हुए थे। मिल्क कोऑपरेटिव कहां पर हुए थे? गुजरात में हुए थे, जो कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक बेसिकली हमारे पास होता है जब भी हमने एमएसपी पे कोई भी चीज परचेज करी है फार्मर से, गवर्नमेंट ने जब भी कोई भी एमएसपी के दाम पे परचेज करा है फार्मर से, उसे वो बफर स्टॉक के नाम से लगा देते हैं ना, कि हमारे पास इतना स्टॉक अब मेंटेन हो गया। उसके बाद आ जाता है पीडीएस। पीडीएस का मतलब क्या होता है? पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जितना सरकार जितना भी सामान हमारे पास परचेज करती है एमएसपी पे या फिर कम दाम पे एक स्पेसिफाइड रेट पे, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है जनता को, यानी कि पब्लिक को। तो ये क्या कहलाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेनली फूड ग्रेन्स का, या फिर आपने देखा होगा जैसे कुछ एसेंशियल आइटम्स, पहले मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन और शुगर, गेहूं, चावल, ये सब मिलते हैं एट सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि बहुत ना बराबर दाम पे, और फेयर प्राइस शॉप जिसको हम डिपो सिस्टम भी बोलते थे। हर एक गली मोहल्ले में पहले वो सब चीजें चलती थी कि सरकार वहां पर प्रोवाइड करती थी। सब लोगों को नहीं प्रोवाइड करती, वो उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनकी लो इनकम है ना, जो अपना खाना खर्चा नहीं चला सकते, अपने एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते, है ना। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये चीज मिलती है ना, कैन एक्सेस टू दीज थिंग्स। हर किसी को नहीं मिल सकती, उसके लिए सरकार एक कार्ड भी बनवाती थी जिसको राशन कार्ड भी हम बोलते थे, है ना। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब आ जाता है अगला टॉपिक, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो समझो,
मतलब एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करना। कैसे कर सकते हो आप, जितने भी हमारे पास फार्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उसको नई एक्टिविटीज़ में हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और वो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मतलब अगर कोई सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है तो उसे किस में आप डाइवर्सिफाई कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में। पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि क्रॉप से हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में हम कैसे कर सकते हैं, कि आपको शिफ्ट करना है जितना भी हमारे पास क्रॉप फार्मिंग है उसे अदर प्रोडक्शन या अदर एम्प्लॉयमेंट में आपको करना है शिफ्ट। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर आप खेती करते हो तो खेती के अलावा आप और भी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे फिशरीज है, मछली पालन है, आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो जिसमें पशुपालन होता है। ये सब चीजें आप कर सकते हो फार्मिंग के अलावा, इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनके रूरल डेवलपमेंट करते हुए क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें सबसे पहले जाता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है ब्रीडिंग, रियरिंग या फिर केयरिंग करना। किन की, एनिमल, जितने भी हमारे पास फार्म एनिमल्स या फिर हमारे पास इस तरीके के जानवर होते थे उनके हम ब्रीडिंग कर सकते हैं, या फिर पशुपालन आप इसको बेसिकली आप बोल सकते हो, है ना। इसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिशरीज। फिशरीज में बेसिकली होता है मछली पालन। मछली पालन का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश में होता है कि एक इस तरीके का ऑक्यूपेशन है जिसमें आप कैचिंग करते हो, पकड़ते हो, प्रोसेसिंग करते हो, सेल करते हो फिश को और अपने अदर एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है जी, जो भी हमारे पास इंडिया में फिश कम्युनिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक तो है हमारे पास इनलैंड सोर्सेज, एक है हमारे पास मैराइन सोर्सेज। इनलैंड में बेसिकली आ जाता है हमारे पास रिवर्स, पॉन्ड्स या फिर लेक्स जहां से वो अपनी मछलियां पकड़ते हैं, या फिर मैराइन सोर्सेज। मैराइन सोर्सेज में हमारे पास इंडियन ओशन आ जाता है ना। इसके बाद आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, देखो हॉर्टिकल्चर में बेसिकली आ जाता है जब भी हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर्स की बात करते हैं। लिखा है फ्रूट्स, इसमें कुछ क्रॉप्स आ जाती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स। ठीक है जी, और अभी आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पूरे के पूरे विश्व के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। बेसिकली कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में क्या आ जाता है, ये इंडस्ट्री हमारे पास डोमिनेट हुई है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हुई है। किन एक्टिविटीज़ के कारण से, कुछ हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग या फिर ब्लीचिंग की मदद से डोमिनेट हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है जो भी हमारे पास विद द ग्रोथ ऑफ द अर्बन टेक्सटाइल, जैसे जैसे हमारे पास अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई वैसे ये सब एक्टिविटीज भी हिट हार्ड हो गई रूरल एरियाज में, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर आ जाता है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब तो बिल्कुल सिंपल है। डेयरिंग का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, रेजिंग करते हैं और यूटिलाइजेशन करते हैं जितने भी हमारे पास डेयरी एनिमल्स होते हैं। डेयरी एनिमल्स हमारे पास कौन हो गए, काओ, बफेलो, ये हमारे पास डेयरिंग एनिमल हो जाते हैं ना। किस चीज का हम प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर, मिल्क और उसके डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क से हमने पनीर बना लिया, घी बना लिया, दही बना ली, ये सब हमारे पास मिल्क के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना, जो कि हमारे पास यूज करे जाते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स का। डेयरी एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्शन होता है मिल्क का, हम मिल्क को बेच सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को, है ना। फिर रहता है हमारे पास ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो सुना था, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन होता था बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड होता है बेसिकली हमारे पास मिल्क से, है ना। देखो वही इसके अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन में हमारे पास क्या हुआ, एक मिल्क कोऑपरेटिव चलाया गया 1966 में। सबसे पहली चीज तो क्या चलाया गया, 1966 में मिल्क कोऑपरेटिव चलाया गया, जिसमें कहा गया कि जितने भी हमारे पास फार्मर्स हैं उनको क्या कहा गया कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो अपने मिल्क की, है ना। जितने भी आपके फार्म एनिमल्स हैं उनके मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा दो और मार्केट में कोऑपरेटिव सेल करो। ठीक है जी, इस मिल्क कोऑपरेटिव में इंडिया में बेसिकली कहां पर ये इसका एपिक सेंटर है गुजरात में। और पिछले 30 साल में यानी कि ओवर द लास्ट 30 ईयर्स इस कोऑपरेटिव में हमारे पास रिकॉर्डेड वंडरफुल प्रोग्रेस देखने के लिए हमें मिला है। ठीक है जी, जिससे हमारे पास 4-fold राइज देखने के लिए मिला है प्रोडक्शन मिल्क में। ठीक है, इट हैज प्रूव्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया इन द रूरल एरियाज। ये हमारे पास एक नॉन फार्म एरिया है रूरल एरिया में जिसका काफी ज्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ देखने के लिए मिला, और इसका जो एपिक सेंटर था वो गुजरात में था। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी समझो, क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग एक्टिविटी है जहां पर आपको खेती करनी होती है लेकिन नेचुरल तरीके से खेती करनी होती है, जिसमें हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर किसी भी तरीके के केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं करेंगे। यही इसके अंदर लिखा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती है। ऑर्गेनिक तरीके क्या हो सकते हैं, जिसमें भी एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट या फिर जितने भी हमारे पास इस तरह की चीजें यूज होती थी, लेकिन वो सब ऑर्गेनिक ही होगी, उसमें कोई भी नॉन ऑर्गेनिक या फिर फर्टिलाइजर्स
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होगा। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का सबसे पहला बेनिफिट है हमारे पास डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो इसमें बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, काफी सारे फर्टिलाइजर्स या कुछ तरीके की इस तरीके की सब चीजें होती है जो पेट्रोलियम बेस्ड होती है। पेट्रोलियम बेस्ड का मतलब क्या हो गया, तो पेट्रोल तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, तो जैसे जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ेगा वैसे वैसे भी ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज बढ़ेगा, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल चीज है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका यूज कम कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है हमारे पास काफी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। इसके बाद है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो जो हमारे यानी कि जो हमारी सॉइल है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो जो सॉइल फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं ना। हेल्थियर और टेस्टियर फूड, जब भी आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से जब भी हम खेती करते हैं, जो नेचुरल तरीके से खेती होती है उसका जो टेस्ट होता है वो काफी ज्यादा अलग होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये काफी ज्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बेसिकली फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स इनका यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। लिखा हुआ है, यही थे हमारे पास बेनिफिट्स। अब इसके कुछ चैलेंजेस या फिर कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या है, सबसे पहले चीज लिखी हुई है लेस पॉपुलर। जो हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कम पॉपुलर है क्योंकि लोगों को पता है कि फर्टिलाइजर यूज करो आपकी फसल जो है अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस चीज के बारे में किसी को पता ही नहीं है। कम लोगों को पता है क्योंकि ये पहले चलती थी, काफी पहले चलती थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। देखो जो हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक इनपुट्स यानी कि एनिमल मैन्योर्स इन सब चीजों से बनती है, तो उसमें काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है कि इसमें जो यील्डिंग है या फिर यील्ड है वो भी काफी ज्यादा लो होती है और शॉर्टर फूड लाइफ होती है। शॉर्टर फूड लाइफ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे जितना भी हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टर लाइफ होती है। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, सब में नहीं लगा सकते आप। फर्टिलाइजर्स तो आप मोस्टली सब में यूज कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग सब में यूज नहीं होती है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या कहलाती हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास है कि 1969 में हमारे पास क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। फिर उसके बाद नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हुआ था 1982 में। फिर इसके बाद आता है तनवा। तनवा क्या है हमारे पास, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये आया था 1980 में। जो हमारे पास डेट्स होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि ऑपरेशन फ्लड का कब आया था, ये आया था 1970 में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन भी आया था हमारे पास, ये बेसिकली जूट से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन ये आया था 1991 से लेकर के 2003 के बीच में। इसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आई थी हमारे पास 2014 में। बताओ जी, ये सब चीजें आपको समझ में आई अच्छे से। चलो जी अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा बेसिकली जो है चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।